हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में लोग पढ़ा था रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। ऑर्डर 8, उसमें दो चीज़ें और थी। क्या क्या? सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। वो हम लोगों ने बताया था कि अलग से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक रिटन स्टेटमेंट में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें रिटन स्टेटमेंट में सेट ऑफ या काउंटर क्लेम भी लगाना पड़ता है, ठीक। तो कब ऐसी ज़रूरतें होती हैं? अगर कोई भी केस रिकवरी ऑफ मनी को रिलेटेड है, ठीक है, उसमें प्लेंटिफ ने केस किया है और डिफेंडेंट को भी उससे पैसे चाहिए हों, तो उस केस में सेट ऑफ का भी प्रोविज़न दिया हुआ है। क्या होता है सेट ऑफ? बहुत आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्चुअली क्या हुआ था, कल मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन पता नहीं अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, या मैं कैमरा ऑन करना भूल गया फ़ोन का। इसीलिए मुझे दोबारा करना पड़ रहा है। मूड ख़राब हो गया यार, हमने कहा यार दिले पूरा लेक्चर, कल कोई देखने वाला भी नहीं था। कैमरे ने भी कहा हमें भी नहीं देखना। कहाँ तक है? ए से जी तक। चलिए, ये मैंने क्या लिखा, इसमें हम लोग को ऑर्डर 8 में रिटन स्टेटमेंट दिया हुआ है। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने यही पढ़ा। उसमें दो चीज़ें और दी हुई है, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। सेट ऑफ कहाँ दिया हुआ है? वो ऑर्डर 8 के रूल 6 में है, ठीक। ये प्री का भी क्वेश्चन है, पूछा जाता है। दूसरा, काउंटर क्लेम कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है? वो रूल ऑर्डर 8 के रूल 6A से 6G तक, ये 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। क्या होता है, जज साहब को बैठा दो अपनी कोर्ट में। जज साहब अपने डेस्क पे बैठे हुए हैं, प्लेंटिफ ने केस फाइल किया, ठीक। अब क्या हुआ, प्लेंटिफ ने प्लेंट दाखिल की, इन्हें डब्ल्यूएस दाखिल करना है। हम लोग डब्ल्यूएस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक। अगर मान लो इन्होंने अपनी प्लेंट में कुछ पॉइंट रखे, क्या था? सूट रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ मनी था। किससे रिलेटेड सूट था? रिकवरी ऑफ मनी से रिलेटेड था, ठीक। इन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, हमें इनसे 1,500 रुपये चाहिए। इन्होंने सूट फाइल किया उसके लिए। रिकवरी ऑफ मनी, कितनी मनी थी? 1,500 रुपये। डिफेंडेंट ने कहा कि हमें भी इनसे 500 रुपये चाहिए। तो डिफेंडेंट के पास वैसे क्या ऑप्शन था भाई? इसे अपने पैसे चाहिए थे, इसने सूट फाइल किया। डिफेंडेंट चाहिए, तुम भी अपनी सूट फाइल करो, है कि नहीं? तुम भी इनके ऊपर रिकवरी ऑफ मनी का केस करो, तुम्हें भी तो 500 रुपये चाहिए। लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू में कोर्ट को बर्डन नहीं डालना। इसमें एक प्रोविजन दिया हुआ है सेट ऑफ। सेट ऑफ किस चीज़ में होता है कि देखो, इन्होंने अपनी प्लेन में जो पॉइंट लिखे हैं, उसी में जब तुम अपना डब्ल्यूएस दाखिल करना, उसमें वो पॉइंट का जवाब देते हुए और साथ में एडिशनल पॉइंट लिख देना। एडिशनल पॉइंट डाल देना। एडिशनल पॉइंट क्या है? यही पॉइंट डालना कि माय लॉर्ड, 8वां पॉइंट ये कि हमें सेट ऑफ, इसमें हमें भी इनसे 500 रुपये चाहिए, जिसका सेट ऑफ किया जाए, ठीक। सेट ऑफ किया जाए, तो उसी में ही डब्ल्यूएस में ही आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड छूट होना चाहिए? अगर रिकवरी ऑफ मनी का है, प्लेंटिफ को तो इससे क्लेम कर ही रहा है, डिफेंडेंट का भी कुछ उसके साथ क्लेम है, क्रॉस क्लेम है, उसे भी चाहिए उससे, ठीक है। तो अगर ये सेट ऑफ नहीं होता तो इन्हें क्या करना पड़ता? तो भाई साहब, हमारे डिफेंडेंट को अलग से सूट फाइल करनी पड़ती। लेकिन सेट ऑफ का प्रोविजन दिया हुआ है। ऑर्डर 8 का रूल 6 वो ये बोलता है कि अगर सेट ऑफ है, ठीक है, अगर इसमें रूल 6 में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं, अगर वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो डिफेंडेंट का ये लीगल राइट है कि इसको सेट ऑफ करा सके। ये ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट नहीं है, ठीक है, ये इसका राइट है। अगर सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो जज साहब को क्या करना पड़ेगा? सेट ऑफ करना पड़ेगा। सेट ऑफ क्या होगा कि भाई उसमें वो जजमेंट पास कर देंगे दोनों के फेवर में। फाइनली क्या होगा? 1,000 रुपये देना पड़ेगा। अगर दोनों लोगों ने प्रूफ कर दिए तो 1,000 रुपये देना पड़ेगा। इसमें क्या है कि दोनों अलग अलग भी जजमेंट दे सकते हैं। प्लेंटिफ ने जो प्लेंट दाखिल की उसका अलग, इसने जो सेट ऑफ मांगा इसका अलग। मान लो कि प्लेंटिफ प्रूफ नहीं कर पाया, तो इसका मतलब मान लो प्लेंटिफ का केस डिसमिस हो गया, या ये इसने वापस ले लिया, है कि नहीं, डिसमिस हो गया या कुछ भी हो गया, तो इस केस में या प्रूफ नहीं कर पाया तो भी जज साहब अगर चाहें, अगर इसने डब्ल्यूएस में अपना ये 500 रुपये प्रूफ कर दिए, तो डिफेंडेंट के फेवर में जजमेंट पास कर देंगे कि तुम तो बेटा अपना प्रूफ नहीं कर पाए 1,500, लेकिन उसने अपना प्रूफ कर दिया, तुम उसे 500 रुपये दो। है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं होता? बिल्कुल यही होता है, ठीक। इसमें इतनी बात समझ में आई। सेट ऑफ कब काम आता है? जब कोई रिकवरी ऑफ मनी से रिलेटेड सूट हो, मनी जो हो वो एजर्टेन हो। चलो इसके एजेंसीज देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा। अगर ये सारे एजेंसीज फुलफिल हो रहे हैं तो आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं। क्या क्या? सबसे पहला, द सूट मस्ट बी रिलेटेड, द सूट मस्ट रिलेटेड
टू रिकवरी ऑफ मनी, रिकवरी ऑफ मनी। दूसरा, मनी मस्ट बी असर्टेन, असर्टेन क्या कि फिक्स होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बाद में डिसाइडेड हो, ठीक। तीसरा, नॉट विद इन द लिमिट ऑफ पेक्यूनियरी जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, विद इन द लिमिट ऑफ पेक्यूनियरी जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। मतलब कि जो क्लेम कर रहे हैं, अभी सब समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, लिख लें पहले फिर समझाता हूँ। और क्या है, रिकवरी ऑफ मनी है, असर्टेन है, विद इन द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट है, और चौथा ये आपका कि इट मस्ट बी रिकवर फ्रॉम द प्लेंटिफ और all the plaintiff if more than one। more than one। अभी समझाता हूँ, टेंशन मत लो, कुछ नहीं है, सब समझ जाएगा। It must be recoverable by the defendant और all the defendant अगर ज़्यादा है, ठीक है, all the defendant if more than one लिख लेना, ठीक। और क्या है, such sum must be recoverable, must be legally recoverable। और क्या है, हाँ, both party in a position of same, both party must be same interest। ऐसा करो, सेक्शन वो उठाओ, क्या है, बैग निकालो जल्दी, अभी समझाता हूँ, कुछ नहीं है। ऑर्डर 8 का रूल 6, पर्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटन स्टेटमेंट। जबकि भाई साहब अब जब WS पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये WS का ही पार्ट है। इसे कौन, डिफेंडेंट को जो WS सबमिट करना होता है तो ये उसी के अंडर आता है, ठीक। तो फिर भाई कौन ये करेगा सबमिट, डिफेंडेंट करेगा। कैसे करेगा, WS जो फाइल कर रहा है उसी में एडिशनल पॉइंट लिख देगा, सेट ऑफ क्लेम कर लेगा, ठीक। कब कर पाएगा, जब ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी। तो ये कंडीशन कहां से निकली, कहां पे दी हुई है, ऑर्डर 8 के रूल 6 में पढ़ो। वेयर इन ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, रिकवरी ऑफ मनी पे लाइन कर लो। वेयर इन ए सूट ऑफ रिकवरी ऑफ मनी द डिफेंडेंट क्लेम टू सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ डिमांड एनी असर्टेन सम ऑफ मनी। कैसी होनी चाहिए, असर्टेन सम ऑफ मनी होनी चाहिए। और लीगली रिकवरेबल बाय हिम फ्रॉम द प्लेंटिफ, कैसी हो चाहिए, लीगली रिकवरेबल होना चाहिए। समझे कि नहीं, अभी ये सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। नॉट एक्सीडिंग द पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द कोर्ट, नॉट एक्सीडिंग विद इन द, बात वही है, विद इन द लिमिट ऑफ पेक्यूनियरी जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। एंड बोथ पार्टी फिल सेम करेक्टर, बोथ पार्टीज मस्ट फिल सेम करेक्टर, इंटरेस्ट नहीं। बोथ पार्टी मस्ट फिल सेम करेक्टर। और क्या है आगे, हाँ, and the defendant may at the hearing of the suit but not afterward unless permitted by the court present a WS containing the particulars of debt sought to be set off। ठीक है, अब
तुरंत ही WS फाइल करना क्या होता है, WS तो जैसे ही आपको समन पहुंच जाएगा ना, उसके जो है तुरंत ही आपको WS सबमिट करना होगा। कमेंट करके बताइएगा कितना टाइम पीरियड होता है, ठीक, क्योंकि देखें तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एट द फर्स्ट हियरिंग, ठीक है, जैसे ही आप WS सबमिट करें तुरंत ही उसमें मेंशन कर दें। अगर तो तब आपने सेट ऑफ क्लेम नहीं किया, आधा केस चल गया, फिर आप बोल रहे माय लॉर्ड हमें भी चाहिए तो सेट ऑफ करना है, तो क्या ऐसे थोड़े, अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड होगा तो कोर्ट परमिट करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक। चलो अभी सारे पॉइंट को समझो क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहला केवल रिकवरी ऑफ मनी के केस में ही अप्लाई होता है, ठीक है। किसी और चीज का केस है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है, उसमें हमें मालूम ही नहीं कितना कंपनसेशन दिया जाएगा, क्या होगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ डैमेजेस फिक्स नहीं है, नहीं हो पाएगा। मान लो कि टॉर्ट का केस है, ठीक है, डिफेमेशन का केस है, कुछ भी है, मान लो किसी ने मेरे को डिफेमेशन का केस किया, ठीक, डिफेमेशन का केस किया। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने डिफेमेशन इसलिए किया, मेरा पैसा नहीं दे रहा, हमें 5,000 रुपये चाहिए। तो कोर्ट, मान लो कोर्ट ने कहा कि भाई इसे जो है डिफेमेशन के केस में नहीं लगेगा, क्यों, कितना अमाउंट उसे दिया जाएगा एज ए कंपनसेशन या कुछ भी, या एज ए डैमेज उसे कितना अमाउंट दिया जाएगा, तो ये कोई फिक्स थोड़े है, असर्टेन थोड़े है। इसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि असर्टेन मनी होनी चाहिए, समझे कि नहीं। हाँ, ये है कि हमने रिकवरी ऑफ मनी के लिए किया, ये बोल रहा मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है 500 का इनके ऊपर, वो नहीं ये दे रहे, भैया हो जाएगा आराम से, समझे, दोनों ही पार्टी में असर्टेन सम ऑफ मनी होनी चाहिए। इसमें इलस्ट्रेशन भी दिए हुए हैं, चलो इसका इलस्ट्रेशन सी देखो। ए सूज बी, इलस्ट्रेशन दिए हुए पढ़ लेना सारे, ठीक है, एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ए सूज बी on a bill of exchange, B alleged that A has wrongfully neglected to ensure B's good is liable to him in compensation which he claimed to set off. The amount being not being ascertained cannot be set off. ये तो बात हम लोग को मालूम ही है, क्योंकि ये किसके लिए उसने क्या कि उसने इंश्योरेंस के लिए जो है नेग्लिजेंट रहा था, इसलिए उसने केस किया। तो ये कोर्ट डिसाइड करेगी ना कि अब कितना कंपनसेशन दिया जाएगा, तो इसलिए असर्टेन नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। अब ये क्या है, अब मान लो यहां पर दो प्लेंटिफ हैं, ठीक है, मान लो प्लेंटिफ यहां पर दो हैं, P1 और P2, प्लेंटिफ नंबर 1, प्लेंटिफ नंबर 2। अब डिफेंडेंट को एक से ही पैसा चाहिए था, 500 रुपये इससे चाहिए, इससे नहीं चाहिए, तो भी सेट ऑफ नहीं हो सकता, दोनों से ही चाहिए हो, समझे कि नहीं। अब इसी केस में मान लो दो डिफेंडेंट हो, डिफेंडेंट 1, डिफेंडेंट 2। अब एक ही डिफेंडेंट को इससे पैसा चाहिए हो तो भी सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। दोनों लोग यहाँ पर दोनों हैं और दोनों को इससे चाहिए, मान लो 1,000 रुपये, 500 रुपये दोनों को इससे चाहिए, तो फिर सेट ऑफ हो जाएगा। किसी एक को ही पैसा चाहिए तो सेट ऑफ नहीं होगा, समझे कि नहीं। मतलब अगर पार्टी से एक से ज़्यादा है तो सबसे ही आपको पैसा चाहिए हो, चाहे इस साइड ज़्यादा हो चाहे उस साइड ज़्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं। यही पॉइंट ये वाला बोलता है 4 और 5, क्या बोलता है कि इट मस्ट बी रिकवर फ्रॉम द प्लेंटिफ और ऑल द प्लेंटिफ इफ मोर देन 1, कि अगर एक से ज़्यादा हैं तो सबसे चाहिए हो। डिफेंडेंट अगर डिफेंडेंट को लेना है तो जितने भी लेने वाले हों उन सबको चाहिए हो, किसी एक को लेना है तो फिर सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। और ये पेकुनियरी जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट अगर नहीं आए तो जान लेना, कमेंट करके बताइएगा पेकुनियरी जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट किस सेक्शन में दिया हुआ है। तो ये पेकुनियरी जुडिक्शन ऑफ कोर्ट को एक्सीड भी नहीं करना चाहिए। मान लो 1,500 का मसला ये है, 500 का ये है, और जज साहब की जो कैपेसिटी है वो 1,500 तक की है, तो भी ये नहीं देख पाएंगे, समझे कि नहीं। कैपेसिटी तो बहुत होती है, मैंने पेकुनियरी जुडिक्शन पढ़ाया है, देखना, समझ रहे हैं, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। चलो, और इट मस्ट बी लीगली रिकवरेबल, इसके पास लीगल राइट हो उसको रिकवर करने का। अब ये प्लेंटिफ तो अपना बिल ऑफ एक्सचेंज के 1,500 रुपये मांग रहा है, डिफेंडेंट बोल रहा है कि माय लॉर्ड जी हमसे जुए में 500 रुपये आ रहे थे, वो ये नहीं दे रहे, उसको सेट ऑफ करवा दो। तो क्या सेट ऑफ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों, जुए का पैसा आप लीगली रिकवर नहीं कर सकते, या टाइम बार्ड हो चुका है, ठीक है। इन्हें पैसा, इसका पैसा जो चाहिए इसके लिए तो टाइम लिमिट है, इन्हें चाहिए तो 20 साल पुराना पैसा, कि 20 साल पहले इन्हें हमसे 500 रुपये लिए थे। नहीं भाई साहब, तुम्हें मालूम है रिकवरी ऑफ मनी के केस में 3 साल टाइम लिमिट होता है लिमिटेशन एक्ट में, ठीक। तो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए। मान लो कि लिमिटेशन एक्ट से एक्सीड कर गया है लिमिटेशन पीरियड से, तो नहीं हो पाएगा, ठीक। या वो पैसा है जो आप लीगली रिकवर नहीं करवा सकते, ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का था तो आप नहीं कर सकते। मान लो कि जुए में हारा हुआ पैसा है तो थोड़े ले पाओगे, सेट ऑफ तो हो ही नहीं पाएगा। यह है कि सेम करेक्टर होना चाहिए दोनों का। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर बी, पहले पढ़ लो जब तक मैं आपको समझाता हूँ।
इलस्ट्रेशन नंबर बी पढ़ो, फिर मैं समझाऊं क्या है उसमें। एक आदमी है ए, ठीक, अब ये मर जाता है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मरने का मतलब क्या होता है कि विदाउट मेकिंग एनी बिल, उसने किसी टाइप की वसीयत वसीयत नहीं बनाई, वो मर गया, ठीक। अब उसके मरने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी थी, इसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसका जो वो आ गया इंटरेस्ट, उसका जो इंटरेस्ट आ गया वो आ गया बी के पास, मान लो, ठीक है। ए जो था विदाउट मेकिंग बिल, बिना वसीयत बनाए मर गया, तो इसकी प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट जो है बी के पास आ गया, ठीक। लेकिन उसने ए ने 1000 रुपये लिए थे, किससे? सी से, मान लो, ठीक है। अब बी से सी जो है ये तो मर गया, इसने इससे 1000 रुपये लिए थे। कितने रुपये लिए थे? ए ने सी से 1000 रुपये लिए, पहली बात। फिर ए मर गया, ठीक, इसका सारा जो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट था बी के पास आ गया। अब क्या है, सी जो है बी से कहता है क्या तुम इसकी प्रॉपर्टी का कुछ शेयर हमें बेचोगे? बी ने कहा हाँ बेच देंगे, तो उसने ठीक है इतना बेच दो, ठीक। अब ये बी के पास है ना, तो बी बेच सकता है, तो बी जब बेचेगा तो सी ने बोला कि ऐसा है कि मैंने ए को 1000 रुपये दिए थे, उसको सेट ऑफ और कर दो। तो क्या सेट ऑफ हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सेम करेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है। बी के लिए ये क्या है, ये पहले एक तो सी के लिए ये क्या हो गया, ये हो गया सेलर, ठीक। दूसरा ये क्या हो गया, इसके लिए इसका रिप्रेजेंटेटिव हो गया, ठीक है। तो ये दो अलग अलग करेक्टर परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए इसमें सेट ऑफ नहीं हो सकता। देखो एक बार चेक कर लें। ए डाइज इंटरस्टेट, इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है, ये भी प्री का एक क्वेश्चन है। इंटरस्टेट का मतलब होता है कोई भी आदमी विदाउट मेकिंग विल, बिना वसीयत बनाए मर जाए, ठीक। एंड इन डेप्थ टू बी, ठीक है। चलो इसमें बी यहाँ है तो इसको बी यहाँ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझना आना चाहिए। ये यहाँ बी है, तीसरा करेक्टर कौन है? सी है। चलो, सी टेक्स आउट एडमिनिस्ट्रेशन टू एज अफेक्ट एंड बी बाइज पार्ट ऑफ द अफेक्ट फ्रॉम सी, ठीक। अब क्या होता है, ए सी जो है वो क्या एक्वायर कर लेता है, टेक्स आउट द एडमिनिस्ट्रेशन टू एज अफेक्ट, ठीक। इसके बाद में इसके पास सारी चीजें आ जाती हैं। एंड बी बाइज पार्ट ऑफ अफेक्ट फ्रॉम सी, अब बी जो है उसी में से, जो अफेक्ट है उसी में से उसका एक पार्ट परचेज करता है उससे। इन ए सूट फॉर द परचेज मनी बाय सी अगेंस्ट बी, अब वो क्या होता है, अब सी के द्वारा बी के ऊपर जो परचेज मनी का सूट किया जाता है, उसमें क्या होता है कहाँ गया, हाँ, against B, the latter cannot set off the debt against the price for C fill two different character, one as the vendor to B in which he sues B and the other as representative to A। समझे कि नहीं? कहाँ गया इसका क्या? तो अगर सेम करेक्टर नहीं है तो फिर ये नहीं कर पाए। इसके इलस्ट्रेशन सारे पढ़ लीजिएगा एक बार या दो बार, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात समझ में आई? ये सारे अगर कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। सेट ऑफ क्लेम करने का मतलब मेन इसके पीछे रीज़न क्या था बताइए? वेरी गुड, कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को रोकने के लिए बहुत सारे केसेस फालतू में हों, है कि जब एक ही केस में निपट सकता है तो क्यों ना निपटाओ, है कि नहीं। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ क्या होगा? इफेक्ट ये होगा, इसका जो सबसेक्शन 2 है 6 का 2 ये बताता है इसका इफेक्ट क्या। इफेक्ट ये होगा कि भैया उस पॉइंट के लिए जो इसने वो मांगे हैं एडिशनल पॉइंट में, जिसमें उसने सेट ऑफ मांगा है, एडिशनल पॉइंट में वो सेम इन ए पोजीशन ऑफ प्लेंटिफ आ जाएगा। उस पॉइंट के लिए तो वो प्लेंटिफ की तरह हो जाएगा ना, है कि नहीं। और जज साहब जी हैं वो भी क्या कर सकते हैं, जज साहब या तो जजमेंट दो अलग अलग पास कर सकते हैं, ठीक। चाहे ए प्रूव कर पाए ना कर पाए, तो वो अगर ए ने प्रूव नहीं कर पाया जैसे हमने पहले बताया, तो वो बी के फेवर में पास कर देंगे, है कि नहीं। और इसमें सारे भी जो रूल्स हैं वो किसके अप्लाई होंगे? अरे WS के ही अप्लाई होंगे, है कि नहीं, क्योंकि WS का पार्ट है। तो जैसा आपके पास पावर है, आप चाहे एक इसका सूट डिसमिस हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी इनके पार्ट पे वो जैसा आप जजमेंट दे सकते हैं, या दोनों जजमेंट दे के उसको सेट ऑफ करवा सकते हैं, है कि नहीं। पढ़ डालो दूसरा, अफेक्ट ऑफ सेट ऑफ।
The written statement shall have the same effect as a plaint in a cross suit so as to enable the court to pronounce a final judgment in respect of both of the original claim and the set off, but this shall not affect the lien upon the amount decreed or any pleader in respect of the cost payable to him under the decree. कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब क्या काउंटर क्लेम क्या होता है? देखो एक क्वेश्चन आता है, काउंटर क्लेम अपने आप में क्या है? काउंटर क्लेम होता है कि मान लो कि अजर्टेन सम ऑफ मनी नहीं है तो वो केसेस कैसे सॉल्व किए जाएं, ठीक, जबकि हो सकते थे। अब मान लो उसने क्लेम किया, दूसरे ने अजर्टेन सम ऑफ मनी नहीं है, फिक्स नहीं है, अब वो उसके लिए अलग सूट फाइल कर रहा है, तब भी तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन ये सेट ऑफ जो है वो एज ए डिफेंस काम करता है, ठीक है, एज ए सील्ड काम करता है। ये भी प्री में आता है कि इसमें एज ए सील्ड कौन सा काम करता है? सेट ऑफ जो है एज ए सील्ड काम करता है। और ये काउंटर क्लेम जो होता है ये एज ए शॉर्ट काम करता है, तलवार की तरह। कैसे? क्योंकि ये डिफेंस, ये अटैक की पोजीशन में होता है कि उसने अटैक किया, तुम्हारे ऊपर प्लेंट दाखिल करके तुम भी अटैक करो इसके ऊपर काउंटर क्लेम लगा के, ठीक। समझाऊंगा अभी डिटेल में, थोड़ा बेसिक समझो, दोनों में अंतर समझे। क्या है कि ये एज ए सील्ड काम करता है, ये केवल एज ए डिफेंस पर्पस के लिए है कि उसने मेरे पर प्लेंट दाखिल की, मैं डिफेंडेंट हूँ, मैं बचाव कर रहा हूँ सील्ड से। कैसे? कि माय लॉर्ड मुझे भी इनसे थोड़ा पैसा चाहिए, ठीक, उसको सेट ऑफ करवा दिया जाए, ठीक। अब इसमें जैसे इसने केस किया, मेरे पर प्लेंट दाखिल की, हम सीधे उसमें काउंटर क्लेम कर रहे हैं। जैसे क्रॉस एफआईआर होती है, क्रॉस एफआईआर की, उसने एफआईआर की, तुम भी एफआईआर कर दो उसके ऊपर, है, तो वो क्रॉस एफआईआर जैसे होती है, ऐसे ही ये होता है काउंटर क्लेम, कि वो क्लेम कर रहा है कि मुझे तुमसे पैसा चाहिए, तुम भी काउंटर क्लेम कर रहे हो कि मुझे इससे पैसा चाहिए, समझे कि नहीं? सेट ऑफ नहीं करवा रहे हो, तुरंत काउंटर क्लेम कर रहे हो। अब वो चाहे अजर्टेन सम ऑफ मनी हो चाहे अनअजर्टेन हो। दूसरी बात, इसमें ये क्या कर रहा है, इसमें उसी में एडिशनल पॉइंट में लिख के दे रहा है कि हमें ये बात है, ठीक, डब्ल्यूएस में ही। उसमें क्या कर रहा है काउंटर क्लेम में वो केवल जब डब्ल्यूएस फाइल करेगा उसमें लिख देगा कि हमें इसके लिए हम जो है इसमें काउंटर क्लेम, माय लॉर्ड हम इसमें काउंटर क्लेम करना चाहते हैं अपना, तो माय लॉर्ड कहेंगे ठीक है। तो काउंटर क्लेम के लिए अगर पॉइंट अलग है, कॉज ऑफ एक्शन अलग होता है, उसका कॉज ऑफ एक्शन अलग है, हमें इस चीज का पैसा चाहिए, इसका कॉज ऑफ एक्शन अलग, हमें दूसरी चीज का चाहिए, ठीक, समझे कि नहीं? अलग अलग ट्रांजेक्शन का पैसा चाहिए, उसमें भी सेट ऑफ में भी अलग अलग ट्रांजेक्शन का हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक। हमें इसमें अलग अलग ट्रांजेक्शन का पैसा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, तो काउंटर क्लेम में हम पूरी प्लेंट एक दाखिल करते हैं, समझे कि नहीं? डब्ल्यूएस के साथ साथ प्लेंट भी हम दाखिल करते हैं, और उस प्लेंट का जवाब इसे रिटन स्टेटमेंट, प्लेंटिफ को रिटन स्टेटमेंट दाखिल करके देना पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो तो एकदम एक, और मतलब कि दो केस एक ही जगह चल रहा है, दो केस एक ही, दोनों, तुम्हारा केस उसके ऊपर और इनका केस इनके ऊपर, जैसे क्रॉस एफआईआर में होता है कि एक पहुंच जाता खोपड़ी फड़वा के, दूसरा पहुंच जाता खोपड़ी फड़वा के, कि पहले पहुंच गया उसने एफआईआर कर दी कि इनने मेरी खोपड़ी फोड़ दी, दूसरा पहुंच जाएगा कि इनने मेरी खोपड़ी फोड़ दी, समझे कि नहीं? अब दोनों की चलने दो केस। ऐसे ही ये है कि पहले इनने केस किया हमें इनसे 1 लाख रुपए चाहिए, दूसरा केस कर रहा है हमें इनसे 1 लाख रुपए चाहिए, समझे कि नहीं? अब इसमें क्या होता है, सेट ऑफ में क्या होता है, फिक्स अमाउंट ऑफ मनी होता है, इसमें फिक्स अमाउंट ऑफ मनी नहीं होता, इसमें कॉज ऑफ एक्शन अलग हो सकते हैं, इसमें कॉज ऑफ एक्शन सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। एक है इक्विटेबल सेट ऑफ, एक होता है इक्विटेबल सेट ऑफ। इक्विटेबल सेट ऑफ का तब काम करता है कि जब एजर्टेन सम ऑफ मनी ना हो, ठीक, लेकिन सेम ट्रांजैक्शन में होना चाहिए। इक्विटेबल सेट ऑफ का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्या होता है, एक नौकर जो है, सर्वेंट जो है अपने मालिक के ऊपर केस करता है कि मेरी सैलरी नहीं दे रहे, ठीक। मालिक जो है ये बोलता है कि माय लॉर्ड सैलरी तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने हमारा जो उस दैट एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग हिज टेन्योर, जब वो काम कर रहा था उसी समय इन्होंने मेरा एक चीज़ में नुकसान कर दिया था और उसकी ये दे नहीं रहे हैं, आप सेट ऑफ कर दीजिए, जो मेरा लॉस है वो हमें दे दीजिए और जो हम इसका जो है सैलरी दे देंगे। तो वो उसमें ऐसे में इक्विटेबल सेट ऑफ काम करता है। इक्विटेबल सेट ऑफ कहाँ पे दिया हुआ है अपना, ऑर्डर 19 में कहीं, नहीं ऑर्डर 20 में है, ऑर्डर 20 का रूल 19,
ऑर्डर 20 का रूल 19 में इक्विटेबल सेट ऑफ दिया हुआ है। इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ द इक्विटी ऑफ द कोर्ट, ठीक है भाई, ऑन द डिस्कशन ऑफ द कोर्ट होता है, ठीक है। अगर कोर्ट को लगेगा कि इक्विटेबल सेट ऑफ हम कर सकते हैं तो करेंगे। लीगल सेट ऑफ, इसको हम लीगल सेट ऑफ बोलते हैं, खाली सेट ऑफ बोलते हैं, लीगल सेट ऑफ बोलते हैं। लीगल सेट ऑफ में ऑन द डिस्कशन ऑफ द कोर्ट नहीं होगा, इसमें तुम्हारे पास राइट है, कोर्ट को करना ही पड़ेगा। इक्विटेबल सेट ऑफ में तुम्हारे पास राइट नहीं होता। इक्विटेबल सेट ऑफ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लैंड, वहां से आया हुआ, सारी चीजें, सारे लोग इंग्लैंड से ही आए हुए, समझे कि नहीं। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे। तो काउंटर क्लेम कहाँ से दिया हुआ, 6A से 6G तक दिया हुआ। ये बाद में जोड़ा गया था, मैंने लगा कि भाई केवल सेट ऑफ से काम नहीं चलता है, अनसर्टेन अमाउंट होता है या कॉज ऑफ एक्शन दोनों के अलग अलग हैं। जो एक ही प्लेंट, इसमें मान लो कि इसने प्लेंट दाखिल किया, इसने WS दाखिल किया, ठीक। अब आपको मालूम है जनरल रूल ये होता है कि भाई साहब एक बार आपने दाखिल कर दिया, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल परमिटेड बाय द कोर्ट। अब इसने प्लेंट दाखिल किया, इसने WS दाखिल किया, इसने अपना कॉज ऑफ एक्शन अलग बता दिया, इन्होंने कॉज ऑफ एक्शन अलग बताए थे। अब इसने जो कॉज ऑफ एक्शन बताया उसका भी तो इसके रिप्लाई देना पड़ेगा, तो ये कैसे देगा, कैसे देगा, ये भी WS फाइल करके देगा, समझे कि नहीं। समझ में आ रहा होगा यार, कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है। चलो फिर से समझाता हूँ। एक तो मेरे साथ दिक्कत ये है, मुझे ये लगता है कि समझ में नहीं आता बच्चों के, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसा स्टूडेंट खुद पढ़ने में होता है ना, अब मैं कमज़ोर रहा हूँ पढ़ने में, पढ़ता नहीं था। तो मुझे टीचर समझाते थे, मैं बैठा देखता रहता था, बस उनकी ओर देखता रहूँगा बिल्कुल ऐसे ध्यान, लेकिन मेरा ध्यान कभी नहीं होता पढ़ाई पर। पढ़ा रहा है, मैं बस उन्हीं को देखा, ऐसा नहीं कि कुछ बदतमीजी दे रहा हूँ या कुछ शरारत दे रहा हूँ, कुछ नहीं करता था, ये शैतानी भी दे रहा हूँ ना, बैठा रहता था लेकिन पढ़ता नहीं था। मतलब मन नहीं लगाता था कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, सुन लें, पढ़ लें, कुछ और तो कर नहीं सकते तो पढ़ ही लो इतनी देर, ये मेरे दिमाग में नहीं आता था। देखता रहता, सोचता रहता था, कुछ भी सोचता रहूँगा, ऐसे सोचता रहता बैठे बैठे, लेकिन उसी की ओर देखते हुए। टीचर की ओर देखोगे नहीं, इधर उधर देखो तो तुम पकड़े जाओगे, सामने ही देखते रहो बस। और छोटे की बता रहा हूँ, कॉलेज वॉलेज में तो कह रहे इतना कोई बोलता ही नहीं है कॉलेज से किसी क्या। चलो क्या हुआ, हम लोग अब जज साहब की बैठा दो, जज साहब को सीधे एकदम उनके डेस्क पे, डेस्क कायदे बनाओ जज साहब की। ये जज साहब अपने डेस्क पे बैठे हुए हैं, प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट दाखिल की, इन्होंने WS दाखिल किया। WS जब इन्होंने दाखिल किया, अब इन्हें करना था काउंटर क्लेम लेना था, ठीक है। काउंटर क्लेम बिल्कुल दिमाग में रखा करो, एक क्रॉस FIR की तरह होती है, ठीक। इन्होंने प्लेंट दिया, इन्होंने WS दिया, WS में इन्होंने लिख दिया कि माय लॉर्ड हम इसमें काउंटर क्लेम करना चाहते हैं, इन्होंने परमिट कर दिया, परमिट कर दिया। तो ये उस, अब इन्हें जो केस किया वो अपना कॉज ऑफ एक्शन लिखा, ठीक। काउंटर क्लेम में अब ये काउंटर क्लेम करना चाहता है, ये भी अपना कॉज ऑफ एक्शन लिखेगा। तो कॉज ऑफ एक्शन कैसे लिखेगा, ये प्लेंट दाखिल करेगा। यही एक कंडीशन है जहाँ पे जो है ये काउंटर क्लेम ही ऐसा है जहाँ पे डिफेंडेंट भी प्लेंट दाखिल कर रहा है और प्लेंटिफ जो है WS उसका जवाब देगा, जवाब दे रहा है, समझे कि नहीं। अब इस प्लेंट पे ये WS जवाब दे रहा है। वैसे क्या करना होता, वैसे हमें अलग से केस फाइल करना पड़ता, क्योंकि सेट ऑफ में तो आता नहीं, मान लो अदरटेन सम ऑफ मनी नहीं है, कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग हैं, ठीक है, तो वो सेट ऑफ में तो हो नहीं पाता। तो हम क्या करते हैं, हम अलग से केस फाइल करते हैं। लेकिन यही सेम पार्टीज़ के बीच में अगर केसेस हैं तो क्यों ना एक ही कोर्ट में चला लिए जाए, है कि नहीं। बिल्कुल इक्वल टू 2 केसेस हो गए, 2 अलग अलग प्लेंट दाखिल हुई, 2 अलग अलग WS दाखिल हुए, समझे कि नहीं। तो बाद में उसको जब दोनों की, मान लो इन्होंने इनके फेवर में बोला कि हाँ भाई तुम्हें 1000 रुपये देने हैं, अब इनके फेवर में हाँ भाई तुम्हें 1200 रुपये देने हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, तो सेट ऑफ हो जाएगा। कोर्ट बोल देगी भाई प्लेंटिफ तुम्हें 200 रुपया दो इन्हें, समझे कि नहीं। लेकिन इसमें क्या होता था, मतलब काउंटर क्लेम के बाद में होगा तो सेट ऑफ ही जब जजमेंट आ जाएगा, सही, ठीक है। इन एडिशन टू सेट ऑफ होता है, इन एडिशन टू सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब तो होता है निपटारा करना, समझे कि नहीं। तो इन एडिशन टू सेट ऑफ होता है, काउंटर क्लेम किया, उसके बाद जजमेंट आया उसको सेट ऑफ कर दिया। इसमें क्या होता है, इसमें एक बात यह है कि सेट ऑफ में डिफेंडेंट का क्लेम या तो इक्वल टू हो या उससे कम हो, समझे कि नहीं। सेट ऑफ में डिफेंडेंट के, मान लो इसे चाहिए थे, सेट ऑफ करना था, सेट ऑफ में इसे चाहिए थे 1000 रुपये प्लेंटिफ को, डिफेंडेंट को मान लो 1200 रुपये चाहिए, तो वो सेट ऑफ नहीं कर सकता। सेट ऑफ तभी कर सकता है या तो इक्वल हो या उससे कम हो,
समझे कि नहीं? समझ आ रही बात कि नहीं? समझने के लिए इसमें आई गया। और लेकिन काउंटर क्लेम में ऐसा नहीं है, काउंटर क्लेम में चाहे उतना हो चाहे उससे ज़्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता। एक चीज़ और है, लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से जब तुम ध्यान रखोगे ना, एक बात और बता दें बस, उसके बाद जो है पढ़ते हैं हम लोग क्या है WS, वो सॉरी काउंटर क्लेम। लिमिटेशन एक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे, लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है सेक्शन कौन सा 14 13 या 14 है, ठीक है देख लेना, 14 है 15 है, 13 14 15 के आसपास ही कहीं, नहीं 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 3 है, सेक्शन 3 है, सॉरी सेक्शन 3 है, देख लेना एक बार, 3 या 4 के आसपास, मुझे सेक्शन याद नहीं आ रहा। तो उसमें क्या, उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि सेट ऑफ के केस में टाइम पीरियड जो होगा, सेट ऑफ के केस में मान लो हमने प्लेंटिफ ने सेट ऑफ किया डिफेंडेंट से, तो इसमें सॉरी डिफेंडेंट से तो इसमें क्या होगा, इसमें तभी तो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए, ये बात हम लोगों ने कही। तो लीगली रिकवरेबल, अब डिफेंडेंट अगर सेट ऑफ कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या माना जाएगा, मान लो ये 3 साल कब एक्सपायर होंगे, तो डेट कौन सी मानी जाएगी, जिस दिन ये WS फाइल कर रहा है तब से, मतलब जिसमें सेट ऑफ क्लेम कर रहा है, या जिस दिन इसने केस फाइल किया है तब से। मान लो इसने केस फाइल किया, इसने लास्ट डेट पे केस फाइल किया था, अब लास्ट डेट के बाद अब ये डिफेंडेंट सेट ऑफ लेना चाहता है, तो क्या मान लो क्या डेट है आज 19/2022, अब ये लास्ट डेट थी केस फाइल करने की, ठीक, इनके पास 3 साल का टाइम पीरियड था, आप लास्ट डेट में करो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, मेरे पास 3 साल का टाइम है, 3 साल टाइम में कोर्ट ये नहीं कहेगी आपसे आप आखिरी दिन क्यों हुआ है, मेरा हक, समझे, हम आखिरी दिन है आप क्या कर लोगे। तो मान लो आखिरी दिन उन्होंने केस फाइल किया, अब ये वो कर रहा है सेट ऑफ ले रहा है, तो ये कह देगा नहीं माय लॉर्ड ये तो इनका टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया, आखिरी दिन 19 तारीख थी, ठीक, तो नहीं, ये इनके लिए क्या डेट मानी जाएगी, यही डेट मानी जाएगी, कौन सी 19 फरवरी 2022, क्योंकि सेट ऑफ के केस में जिस दिन ने प्लेंटिफ ने केस फाइल किया उस दिन की डेट मानी जाती है डिफेंडेंट के। और इसमें काउंटर क्लेम में, ठीक, काउंटर क्लेम में क्या होता है, काउंटर क्लेम में वो वाली डेट मानी जाती है जिस दिन आप काउंटर क्लेम कर रहे हो। काउंटर क्लेम में कौन सी डेट मानी जाएगी, इसके लिए तो ये वाली डेट है, लेकिन तुम्हारे लिए क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन आपका अलग है, तो जो आप कॉज ऑफ एक्शन जो आप ले रहे हो, ठीक है, जो आप बोल रहे हो उसकी एक्सपायरी डेट उसी दिन मानी जाएगी जिस दिन आप काउंटर क्लेम मांग रहे हो, काउंटर क्लेम कर रहे हो, ठीक है, काउंटर क्लेम के लिए आप प्लेंट दाखिल कर रहे हो तो उस दिन मानी जाएगी। ये नहीं बोल सकते अगर इनका एक्सपायर हो गया टाइम, तो फिर अगर मान लो इनके भी 19 तारीख को ही एक्सपायर हो रहा है, ठीक, तो ये नहीं कर पाएंगे। और काउंटर क्लेम कब कर सकते हैं, या तो कॉज ऑफ एक्शन चाहे कभी भी आया हो, चाहे इसके दाखिल मतलब इनके केस दाखिल होने के बाद ही क्यों ना, इनके प्लेट सबमिट करने के बाद ही क्यों ना आया हो, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के बाद ही क्यों ना आया हो कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, कोई भी इशू जो है इशू रेज हुआ बाद में है बस, लेकिन WS सबमिट होने से पहले होना चाहिए, क्योंकि तुम क्लेम तो WS में ही करोगे कि माय लॉर्ड हम काउंटर क्लेम करना चाहते हैं, WS में ही तो लिखोगे हैं, तो WS सबमिट होने से पहले हो जाना चाहिए। डिफेंस करने से पहले, तुम डिफेंस जो अपना लेना चाहते हो उससे पहले WS ही मान लो उसे, और चाहे इससे पहले कॉज ऑफ एक्शन हो चाहे इसके बाद हो, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के चाहे बाद का केस हो चाहे उससे पहले का केस हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो पढ़े 6A से 6G तक, तुरंत हो जाएगा, जल्दी जल्दी पढ़ डालो। काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट, ए डिफेंडेंट इन ए सूट में इन एडिशन टू हिज राइट ऑफ प्लीडिंग ए सेट ऑफ, ठीक है, इन एडिशन टू राइट ऑफ प्लीडिंग सेट ऑफ अंडर रूल 6 सेट अप बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ एनी राइट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉज ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ either बिफोर और after the filing of the suit but before the defendant has delivered his defense or before the time limit for delivering his defense had expired, whether such counterclaim is in the nature of a claim for damages or not। समझे कि नहीं, चाहे वो क्लेम फॉर डैमेजेस हो, चाहे अजर्टेन अमाउंट हो चाहे अनअजर्टेन, उससे कोई मतलब नहीं है ना, काउंटर क्लेम आप कर सकते हो, ठीक। काउंटर क्लेम जोड़ा ही 1976 में इसलिए गया क्योंकि सेट ऑफ से काम नहीं चल पा रहा था केवल, ठीक है। दूसरा प्रोवाइडेड डेट, लेकिन इन प्रोवाइडेड सच काउंटर क्लेम शैल नॉट एक्सीड द पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, पेक्यूनियरी लिमिट्स एक्सीड नहीं करना चाहिए बिल्कुल, इसी तरह सच काउंटर क्लेम शैल हैव द सेम इफेक्ट एज ए क्रॉस सूट
बिल्कुल क्रॉस सूट की तरह माना जाएगा। सो एज टू इनेबल द कोर्ट टू प्रोनाउंस ए फाइनल जजमेंट द सेम सूट बोथ ऑन द ओरिजिनल क्लेम और एंड ऑन द काउंटर क्लेम। ठीक है, इसमें भी दोनों ही, जो ओरिजिनल सूट जो फाइल हुई जो प्लेंटिफ ने की वो, और जो इसने डिफेंडेंट ने प्लेट सबमिट किया काउंटर क्लेम, उस पे दोनों पे ही ये जजमेंट पास कर सकते हैं। The plaintiff shall be at liberty to file a written statement in answer to a counterclaim of the defendant within such period as may be fixed by the court। ठीक है, प्लेंटिफ के पास भी ये पावर है कि भैया वो भी WS सबमिट करेगा, वो भी तो जवाब देगा इसके, है कि नहीं, लेकिन टाइम पीरियड जो है कोर्ट बता दे इतने दिन का। द काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज ए प्लेंट गवर्न बाय द रूल्स एप्लीकेबल टू प्लेंट। काउंटर क्लेम जो है, क्योंकि काउंटर क्लेम में प्लेंट सबमिट कर रहे हैं तो इसमें सारे रूल्स किसके अप्लाई होंगे, ऑर्डर 7 वाले। वेरी गुड। चलो अगला, काउंटर क्लेम टू बी स्टेटेड। वही बात है 6B में यही दिया हुआ है कि भैया जब तुम डब्ल्यू सबमिट करो उसी में बोल देना कोर्ट से कि हमें काउंटर क्लेम सबमिट करना है, उसके बाद करना। वेयर एनी डिफेंडेंट सीक्स टू रिलाई अपॉन एनी ग्राउंड एज ए सपोर्टिंग ए राइट ऑफ काउंटर क्लेम ही शैल इन द रिटन स्टेटमेंट स्टेट स्पेशली दैट ही डज सो बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम। ठीक, एक्सक्लूजन ऑफ काउंटर क्लेम, अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि भैया दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती, ठीक है, तो कोर्ट कहेगा नहीं सेपरेटली, प्लेंटिफ कहेगा नहीं माय लॉर्ड वो अलग चीज है, वो अलग केस है, ठीक है, वो इसमें नहीं आ पाएगा, या ऑब्जेक्शन वो करता है तो कोर्ट कह देगी नहीं भैया काउंटर क्लेम में नहीं, इसको अभी यहाँ पर इसी को रखें, काउंटर क्लेम के लिए आप काउंटर क्लेम से काम नहीं चलेगा, अलग केस फाइल कर लेना। ठीक, चलो। वेयर ए डिफेंडेंट सेट अप ए काउंटर क्लेम एंड द प्लेंटिफ contend that the claim thereby raised out not to be disposed of by way of counterclaim but in the independent suit, the plaintiff may at any time before issue or settled in relation to the counterclaim apply to the court for an order that such counterclaim may be excluded and the court may on the hearing of such application make such order as it think fit. Take effect of discontinuance of a suit. If in any case in which the defendant set up a counterclaim the suit of the plaintiff is stayed, discontinue or dismiss, द काउंटर क्लेम में भी नेवर प्रोसीड अपॉन बेस। क्या होगा, वही बात जो अभी बताई थी कि अगर इसकी डिसमिस हो जाती है या डिसकंटिन्यू हो जाती है या स्टे हो जाती है, कुछ भी हो जाता है इसके में, तो इससे ये केस नहीं रुक जाएगा। मान लो हमने जो है विड्रॉल कर लिया, केस वापस ले लिया, ठीक है, या मेरा डिसमिस हो गया, तो डिसमिस हो जाने वैसे क्या होता है, अगर नॉर्मल केस होता है, प्लेंटिफ ने केस फाइल किया, वो डिसमिस हो गया तो केस खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें काउंटर क्लेम लगा हुआ है इसलिए खत्म नहीं होगा। अब कोर्ट इसका सुनेगी, समझेगी नहीं, जब नपोगे। अब प्लेंटिफ ही खाली तुम नहीं रहे, अब तुम उसके लिए डिफेंडेंट भी बन चुके हो। डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ टू रिप्लाई टू काउंटर क्लेम। अब इसमें क्या होता है, मान लो इसने केस फाइल किया, इसने WS के साथ साथ काउंटर क्लेम सबमिट किया, काउंटर क्लेम अलग सबमिट होता है, ठीक है, ध्यान रखना, उसमें उसी के एडिशन पॉइंट में जोड़ दिया था, काउंटर क्लेम सबमिट किया। अब उसे काउंटर क्लेम का अगर मान लो प्लेंटिफ अब वो सबमिट नहीं कर रहा है, क्या नहीं सबमिट कर रहा है, WS रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो कोर्ट इसके फेवर में जजमेंट दे देगी। Relief to defendant where counterclaim succeed. Where in any suit a set off or counterclaim is established as a defense against the plaintiff claim and any balance is found due to the plaintiff or the defendant as the case may be, the court may give judgment to the party entitled to such balance. Set off करवा देगी बाद में। Rules relating to the WS to apply. क्या है, the rules relating to the WS by the defendant shall apply to a WS file in the answer to the counterclaim. अब यहाँ पर प्लेंट में जो इसका जो आंसर दे रहा है WS प्लेंटिफ, इसके लिए ऑर्डर 8 के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, मतलब रिटन स्टेटमेंट के, और जो डिफेंडेंट जो प्लेंट सबमिट कर रहा है, जो काउंटर क्लेम सबमिट कर रहा है, इसको प्लेंट नाम नहीं दिया उन्होंने, काउंटर क्लेम ही बोला है कि काउंटर क्लेम सबमिट कर रहे हैं, ठीक, उसको एक एडिशनल प्लेंट आप मान के चलो, तो इसके लिए कौन से रूल अप्लाई होंगे, इसके लिए प्लेंट के होंगे, इसीलिए तुम उसको प्लेंट बोल रहे हैं, समझे कि नहीं, क्या समझ में आई। चलो और कुछ नहीं है, और ये 7, 8, 9, 10 तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ लिए थे। और कुछ है, और कुछ नहीं है। अब ये क्या होता है, दोनों मंत्र समझ लो, काउंटर क्लेम के सेट ऑफ के। सेट ऑफ क्या होता है, एज ए डिफेंस इस्तेमाल होता है, ये एज ए क्रॉस एक्शन इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्रॉस एक्शन है ये, बिल्कुल ये एज ए डिफेंस है, सिर्फ हम आपने जो क्लेम किया उसको हम रोक रहे हैं, इसमें हम भी आपके ऊपर क्लेम कर रहे हैं, समझे कि नहीं। दूसरा क्या है, हाँ, ये जो है सेट ऑफ असर्टेन अमाउंट होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, इसमें काउंटर क्लेम में ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा असर्टेन हो चाहे
अनसर्टेन हो, और ये एज ए सील्ड काम करता है, ये एज ए स्वॉर्ड काम करता है, समझे कि नहीं? ये बचाव के लिए काम करता है, ये अटैक करने के लिए काम करता है। और कुछ है? हाँ, इसमें क्या है, लीगल सेट ऑफ में क्या है कि एट द डेट द अमाउंट जो आप सेट ऑफ करना चाहते हैं वो रिकवरेबल होना चाहिए एट द डेट ऑफ द प्लेंट, जब आप प्लेंट फाइल कर रहे हैं तब तक, मतलब इसके बाद अगर टाइम पीरियड एक्सपायर हो रहा है तो आप सेट ऑफ नहीं करवा सकते इसमें, जब आप WH सबमिट कर रहे हैं उससे पहले। और कुछ है? और कुछ नहीं है। बस उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, कुछ कठिन था ही नहीं, बस ये मेंस के क्वेश्चन है, प्री में तो डायरेक्ट पूछ दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या पूछा जाता है इससे? और कुछ नहीं पूछा जाता, बस यही दो क्वेश्चन बनते हैं, टाइम लिमिट वाला बन जाता है, एक डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, और कौन सा एज ए स्वॉर्ड काम करता है, कौन सा एज ए सील्ड काम करता है, ये भी पूछ दिया जाता है। और सेट ऑफ काउंटर क्लेम में और क्या पूछा जा सकता है? हाँ, ये इसमें पूछा जाता है कि किसके पास राइट होता है कि कौन किस केस में, जो प्लेंटिफ को भी रिटन स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है, ठीक है? केवल काउंटर क्लेम के केस में प्लेंटिफ को रिटन स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है, बस। ठीक है, चलिए, थैंक यू।